In today's lecture, I will explain you about the line shape function. तो अगर हम अब्सॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम को देखें तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि एक सिंगल लाइन की बजाय फॉर ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन हमें वहाँ पे स्लाइट ब्रॉडनिंग देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो एटम्स होते हैं वो एक सिंगल पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्ट ना करके एक ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि जो एटम्स होंगे वो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, दैट इज़ गिवन बाय फंक्शन जी न्यू डी न्यू, और इसी को हम बोलते हैं, ये जो फंक्शन होता है ये होता है द एटॉमिक लाइन शेप फंक्शंस. Okay, now there are certain mechanisms which lead to the broadening of a line spectrum of a given transition for an atomic systems. और ये जो mechanisms होते हैं हम इनको बोलते हैं that these are the line broadening mechanisms and these mechanism will determine the nature of this line shape function. ठीक है जी. अब जो एटम्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे रेडिएशन ऑफ सम फ्रीक्वेंसी इन द एंटायर स्पेक्ट्रम. सो देयरफॉर अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ और द एंटायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन आई विल गेट the value of this function is 1, and this is the normalized line shape function. So by taking into account this line shape function, जो हमारे एक्सप्रेशन थे रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, अब्सॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन के, वो कुछ मॉडिफाइड हो जाएंगे. देखो ये n1 है हमारा लोअर लेवल है, ये n2 नंबर ऑफ एटम्स हैं अपर लेवल के अंदर, और ये नंबर ऑफ एटम्स हैं लोअर लेवल के अंदर. अगर n2 नंबर ऑफ एटम्स हैं अपर लेवल के अंदर, तो जो वो रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, वो हमें कैसे मिलेंगे? हम ये जो लाइन शेप फंक्शन है ये भी इनके साथ में आ जाएगा. ठीक है. और जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, जो पहले हम सिंपल करते थे an2 ये करते थे, और यहाँ पे जो a था वो हमारे पास आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स था, तो इसके साथ में ये जो एटॉमिक लाइन शेप फंक्शन है ये भी आ जाएगा. और अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं, तो बस ये जो एटॉमिक लाइन शेप फंक्शन है ये बस इसके साथ में आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है, और द एंटायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है 1, और सिंपली हमें an2 मिल जाएगा. स्टिमुलेटेड एमिशन के केस में भी सेम, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास साथ में आ जाएगा, और सेम जो होगा वो स्टिमुलेटेड अब्सॉर्प्शन के साथ में होगा, कि जो पहले जो हम रेट करते थे सिंपली B12 N1 और जो इंटेंसिटी रेडिएशन थी U0, इसके साथ जो एटॉमिक लाइन शेप फंक्शन है ये भी आ जाएगा, बिकॉज ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हमारी रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेडिएशन, कि वो ब्रॉड बैंड रेडिएशन है या वो नैरो बैंड रेडिएशन है, हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और मॉडिफाइड कर सकते हैं. देखिए, अगर कोई ब्रॉड बैंड रेडिएशन ले ले तो उसका जो कर्व देखने को मिलेगा वो इंटेंसिटी का कर्व ऐसे देखने को मिलेगा, और जो जी न्यू है हमारा एटॉमिक लाइन शेप फंक्शन का जो कर्व है वो इस वे में है. तो इस जी न्यू की नॉन जीरो और फाइनाइट वैल्यू के लिए हम देख सकते हैं कि जो यू न्यू की वैल्यू है वो एज ए कॉन्स्टेंट हम उसको कंसिडर कर सकते हैं. तो इसीलिए यू न्यू को मान लिया किसी न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी पे मैंने कांस्टेंट किया और इस इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया. तो सिंपली यहाँ पे जी न्यू 0 से इन्फिनिटी डी न्यू, और इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, नॉर्मलाइज लाइन शेप फंक्शन होता है. तो जो टोटल ट्रांजिशन रेट आता है स्टिमुलेटेड अब्सॉर्प्शन के केस में, उसकी वैल्यू आ जाएगी Bn1 U न्यू नॉट. अब आइंस्टाइन रिलेशन से हमारे पास a/b की वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल्स टू 8πh न्यू क्यूब अपॉन में c क्यूब. ठीक है जी. अब यहाँ से हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट किया, b की वैल्यू को हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे. अब a की वैल्यू को हमने डिफाइन कर रखा था पहले, दैट a इज इक्वल्स टू 1/TSP. TSP हमारे पास था लाइफ टाइम ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन. तो इसी की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करके b की वैल्यू को फाइंड आउट करी, वैल्यू को हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट किया. तो फाइनली हमें जो ट्रांजिशन रेट है स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड अब्सॉर्प्शन का वो ये मिल जाएगा. और अगर हम नैरो बैंड रेडिएशन की बात करें तो वहाँ पे जो हमारे जी न्यू का होगा, यू न्यू का जो बैंड होगा वो नैरो होगा जी न्यू के कंपैरिजन में. तो यहाँ पे थोड़ा केस उल्टा हो जाएगा. यहाँ पे यू न्यू की नॉन जीरो और फाइनाइट वैल्यू के लिए हम जी न्यू को कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे जी न्यू को बाहर ले लिया इस इंटीग्रेशन से, और यू न्यू को इंटीग्रेट करके हमारे पास ये वैल्यू मिल गई. ये हो जाएगा हमारे पास स्टिमुलेटेड अब्सॉर्प्शन के केस में. और यहाँ पे भी हम ये जो b की वैल्यू है इसको पुट कर देंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. सेम हम कर सकते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए. फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए भी हम जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट यूज़ करते थे दैट इज़ B21, और B21 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो ये है, वो वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया. ठीक है. अब ये जो इतनी टर्म है, जो b की वैल्यू है, जी न्यू की वैल्यू है, यू न्यू की वैल्यू का है, इसको मैं एक नए वे से रिप्रेजेंट करती हूँ. इस पूरी टर्म को मैंने एक नए
से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और जो W है दिस इज़ द ट्रांजिशन रेट पर एटम। और अगर मैं इनको नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे टोटल ट्रांजिशन रेट मिल जाएगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। सो जो हमारे पास जो स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन होगा उस टोटल स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन रेट होगा दैट इज़ गिवन बाय W1 to N1, और जो टोटल स्टिमुलेटेड एमिशन रेट होगा दैट इज़ गिवन बाय दिस 2 1 into में W21 into में N2. This is the transition rate per atom and this is the total transition rate. So this is all about the line shape function.